हेलो बुल ट्रैकर्स दोस्तों, कल के वीडियो में हमने आपके साथ शेयर किया था कि निफ्टी 25,200 के लेवल के आसपास जा सकता है और हमने इमेजिन भी नहीं किया था कि वो टारगेट एक दिन में ही पूरा हो जाएगा। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो दुनिया भर के मार्केट्स में हमें बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है और लोग अब ये कहने लगे हैं कि ये ग्लोबल मार्केट्स की शुरुआत हो सकती है। इसमें कितनी सच्चाई है, तो इस वीडियो में हम उन की पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे जो क्रैश के इंडिकेटर्स होते हैं और क्रैश आने से पहले वहाँ पर हमें फर्स्ट साइंस दिखते हैं। तो हम एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे क्या ग्लोबल मार्केट्स में बड़ी क्रैश होने वाली है। जब मार्केट की हो बात, बेटर आस्क बुल ट्रैक। तो आइए पहले ग्लोबल मार्केट्स पर एक नज़र बनाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर भी क्या बड़ी फॉल हमें देखने को मिल रही है। तो नैस्डैक एंड डाउ जोन्स ये फ्राइडे के दिन ये मार्केट्स क्लोज थे, यूएस के मार्केट्स। और हमें पता है कि ये ग्रीनलैंड वगैरह का जो इशू है, नए टैरिफ्स का जो यूरोप के ऊपर लगाए गए हैं, उसकी न्यूज़ उसके बाद आई थी। तो आज हमें पता चलेगा जब ये मार्केट्स खुलेंगे कि वो कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। तो ये एक तरीके से मैं कहूँगा थोड़ा पुराना डेटा है। अब अगर हम हैंग सेंग देखें तो वो खुले नेगेटिव, थोड़ी रिकवरी हुई, बहुत ज़्यादा नहीं गिरे। कोरिया के मार्केट्स भी लगभग वैसे सिचुएशन में थे। जापान में बड़ी गिरावट देखने को मिली 1% से ज़्यादा। एफटीएसी में हम बड़ी गिरावट देख रहे हैं। कैक जो जर्मनी फ्रांस का एक्सचेंज है, वहाँ पर भी हमें बड़ी गिरावट देखने को मिली है और जो जर्मनी का एक्सचेंज है वहाँ पर भी बड़ी गिरावट देखने को मिली है और इंडिया में भी बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली। तो अगर इस डेटा को आप देखेंगे तो ऐसा लगता है कि इसमें टैरिफ्स का ज़्यादा इम्पैक्ट है। जहाँ जहाँ टैरिफ का इम्पैक्ट हो रहा है वहाँ ज़्यादा गिरावट हो रही है और इंडियन मार्केट्स तो अपनी खुद की जो वेट है उसी से गिर रहे हैं। इसके बारे में हम लगातार बात करें। अब अगर हम ग्लोबल मार्केट्स में क्रैश की बात करें, उसके इंडिकेटर्स क्या होते हैं, तो इसमें से ये कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जो हमें इशारा करते हैं कि क्रैश कितना उसकी प्रोबेबिलिटी है या पॉसिबिलिटी है। तो उसमें एक तो ऑफ कोर्स वैल्यूएशन होता है जिसके बारे में हम लगातार बात करते हैं। इसके बाद होता है मार्केट ब्रेड्थ, फिर क्रेडिट स्प्रेड, यील्ड कर्व और एआई। हम जानते हैं कि आज जो ग्लोबल मार्केट्स में क्रैश होने का जो डर है वो एआई की वजह से है और ये इसको हम मान सकते हैं कि अगर बाज़ार में बड़ा क्रैश आएगा तो एआई ही उसके लिए सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल होगा, क्योंकि ज़्यादा अभी जो इन्वेस्टमेंट है वो एआई सेक्टर्स में हो रहा है। दुनिया भर का पैसा वहीं जा रहा है और वही दुनिया भर के जो मार्केट्स हैं उनके वैल्यूएशंस को स्काई हाई करके रखा है और जब वहाँ से पैसा निकलेगा तभी वो बाज़ार औंधे मुँह गिरेंगे। तो एक एक करके हम समझेंगे कि ग्लोबल मार्केट्स में क्रैश होने की क्या पॉसिबिलिटी है। तो आइए पहले वैल्यूएशंस की बात करते हैं। यहाँ पर आप देखिए कि ये हम इंडेक्स, जो ग्लोबल इंडेक्स हैं उसकी बात कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या आपको लग रहा है कि बबल है, वैल्यूएशंस बहुत हाई है। अगर आप हांगकांग में देखें तो करीब 14% के रेट से वहाँ पर पीई दिख रहा है। कैक में अगर आप देखें फ्रांस का तो 16% है, एफटीएसी 16% है, निक्केई जापान का इंडेक्स भी 17 के करीब करीब है, जर्मनी 18 है, कॉस्पी 20 है जो कि थोड़ा ज़्यादा है, जो जितना उसका होना चाहिए उससे थोड़ा ज़्यादा है। आप देख सकते हैं कि इन मार्केट से भी ज़्यादा है। निफ्टी 50 ऑफ कोर्स कंपनियां कुछ कर नहीं रही हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे वैल्यूएशंस पर अभी भी गैस भरी हुई है। इसकी एक बड़ी वजह क्या है, अगर आप देखें तो ये जो निफ्टी का हमें पीई देखने को मिल रहा है, ये आप कुछ जैसे कोल इंडिया और इस टाइप के जो शेयर है, एसबीआई, जो पीएसयू कुछ स्टॉक्स हैं, वो लो वैल्यूएशंस पर ट्रेड हो रहे हैं जिसकी वजह से ये पीई डाउन है। अदरवाइज आप देखेंगे अगर इन कंपनीज को हटा देंगे तो पीई हमारा शूट अप हो जाएगा, 30 से ज़्यादा हो जाएगा। डाउ जोन्स और नैस्डैक यूएस के यहाँ पर हम देख रहे हैं कि थोड़ी जो है हाई वैल्यूएशन है। तो अगर हम ग्लोबल मार्केट्स की बात करें तो यूएस एआई थोड़ा ओवर हीटेड है, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते। इंडिया ऑफ कोर्स ओवर वैल्यूड है, बट अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है। जो 2000 के .com की सिचुएशन थी वो अभी फिलहाल यहाँ पर नहीं दिख रही है।
अब एआई कंपनीज की बात करते हैं। एआई कंपनी की ही बात हो रही कि जो क्रैश आएगा तो एआई कंपनी की वजह से आएगा। वहाँ पर क्या सिचुएशन है, तो हमने जो वर्ल्ड की टॉप एआई की कंपनीज हैं उनको यहाँ पर आइडेंटिफाई किया। अब देखिए यहाँ पर पीईज को अगर आप देखिए तो एसके हाइनिक्स ये रैम की सबसे बड़ी कंपनी है, ये 8 पीई पे ट्रेड हो रही है। सैमसंग वंस अगेन रैम का बिग प्लेयर, जो रैम जो एआई में यूज होता है तो वहाँ पे भी आप देखिए 10 पीई पे ट्रेड हो रहा है। सॉफ्ट बैंक ये जो ग्रुप है जापान का, सबसे ज़्यादा इनका एआई पे इन्वेस्टमेंट है, 14 पीई पे ट्रेड हो रहा है। टीएसएमसी ताइवान की इकलौती कंपनी जो दुनिया में है वो हाई परफॉर्मेंस चिप्स बनाती है, 19 पीई पे ट्रेड हो रहा है। मेटा 21 पीई पे ट्रेड हो रहा है। आप इंडिया की कोई भी अकाडू बकाडू कंपनी उठाएंगे ना, वो 30 40 50 पीई पे ट्रेड हो रही है। मेटा जैसी कंपनी 21 पीई पे ट्रेड हो रही है। एनवीडिया 26 पीई पे ट्रेड हो रही है। अल्फाबेट 30। तो अगर आप ये इसको छोड़ दें टेस्ला, तो सभी कंपनीज जो हैं बहुत ज़्यादा ओवरहीटेड नहीं है। आप ये कह सकते हैं कि ये कंपनीज थोड़ी ओवरहीटेड है, लेकिन ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये सारी कंपनीज हाईली हाईली प्रॉफिटेबल हैं। वो लगातार उनके रेवेन्यू ग्रो कर रहे हैं, वो प्रॉफिट कमा रही हैं। तो ये उस हिसाब से जिस तरीके की वहाँ पर ग्रोथ देखने को मिल रही है और फ्यूचर का पोटेंशियल है, ये किसी भी मायने से यहाँ पर बबल नहीं है। अब आइए मार्केट ब्रेड्थ की बात करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर आपका इंडेक्स ऊपर जा रहा है, बाकी के स्टॉक मेजॉरिटी ऑफ स्टॉक्स नीचे जा रहे हैं, तो वो एक वहाँ पर एक मैनिपुलेशन की बू आती है। तो वो एक इंडिकेशन होता है कि ब्रॉडर मार्केट कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो अगर हम टॉप के इंडेक्स को देखें, वहाँ पर क्या देखने को मिलता है, तो निफ्टी 50 में मार्केट ब्रेड्थ, और इसके बारे में हम लगातार बात कर रहे हैं, वीक है। और क्लासिक केस है कि सभी इंडेक्स ऑल टाइम हाई पर चल रहे हैं, लेकिन उसमें मेजॉरिटी ऑफ स्टॉक्स नीचे जा रहे हैं। तो यहाँ पर एक क्रैश की के इंडिकेशंस बनते हुए हमें दिख रहे हैं। नैस्डैक की बात करें तो यहाँ पर भी टॉप हेवी है, एआई के स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन इसको हम कहेंगे कि बहुत ज़्यादा इंडिया की तरह सिचुएशन वहाँ पे नहीं है। जो उनकी जो ओल्ड इकोनॉमी की कंपनीज हैं, वो ऐसा नहीं है कि वो पूरी तरीके से औंधे मुंह गिर रहे हैं, वो एआई की कंपैरिजन में कम राइज कर रही हैं। लेकिन अगर आप टेक जायंट्स को हटा देंगे तो डेफिनेटली वहाँ के मार्केट्स काफ़ी नीचे के लेवल पर हमें दिखेंगे। हैंगसेंग में भी अगर देखें तो मार्केट ब्रेड जो है थोड़ा वीक है, लेकिन इंडेक्स भी उसी के साथ मूव कर रहा है। दोनों में बहुत ज़्यादा डाइवर्जेंस नहीं दिख पा रहा है। निक्केई में न्यूट्रल हम कहेंगे, काफ़ी सारे वहाँ पे सेक्टर रोटेशन हो रहे हैं, और टेक के स्टॉक्स ऑलरेडी वहाँ पर जो है थोड़ा थोड़ा पिछले दिनों गिरने शुरू हो गए हैं। डैक्स और एफटीएसी यूरोप में जो है कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंडिया में डेफिनेटली देयर इज़ अ प्रॉब्लम, लेकिन नैस्डैक और हैंगसेंग जो एआई और निक्केई जो एआई के बड़े मार्केट्स हैं, वहाँ पे जो मार्केट ब्रेड्थ है उसमें थोड़ा मिसमैच ज़रूर है, लेकिन अभी भी वो अलार्मिंग लेवल पर नहीं पहुँचा है। जून 2024 को अगर आप निफ्टी में पैसे लगाते तो आज आपके रिटर्न्स बनते सिर्फ 6.5%, और अगर आप बुल ट्रैक 2024 पोर्टफोलियो में पैसे लगाते तो आज आपको दुगने से भी ज़्यादा रिटर्न मिलता। और गौर करने वाली बात यह है कि पिछले दिनों जो मार्केट में हमें ब्लड बाथ देखने को मिला, उस ब्लड बाथ में भी हमारे पोर्टफोलियो ने लगातार पॉजिटिव रिटर्न्स दिखाए। और ये कोई तुक्का नहीं है, क्योंकि ऐसे ही शानदार रिटर्न्स हमने अपने 2021 पोर्टफोलियो में भी अपने सब्सक्राइबर्स को दिए थे। 2021 के पोर्टफोलियो में 21 में से 7 स्टॉक्स ने 100% से भी ज़्यादा पीक रिटर्न्स दिए, और 15 स्टॉक्स ने 50% से भी ज़्यादा रिटर्न्स दिए। और कई स्टॉक्स जैसे कि भेल एंड कोचिन शिपयार्ड्स मल्टी बैगर साबित हुए। तो आखिर हम ऐसा कैसे कर पाए? Being a SEBI registered RA, I can tell you, सिर्फ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक को सिलेक्ट करने से ही आपका पोर्टफोलियो ग्रीन में रहेगा, ऐसा जरूरी नहीं। उसके साथ टेक्निकल, क्वांटिटेटिव और डेटा एनालिसिस भी जरूरी होती है। सबसे जरूरी है कि आप स्टॉक को किस प्राइस पर खरीद रहे हैं, और इसीलिए हर स्टॉक को जो हम बुल ट्रैक पोर्टफोलियो में ऐड करते हैं,
उसे गुजरना पड़ता है बुल ट्रैक इन हाउस रिसर्च के 10 स्ट्रिंजेंट क्राइटेरिया से, ताकि आपको मिले एक शानदार स्टॉक एक शानदार प्राइस में। तो देर किस बात की, आज ही सब्सक्राइब करिए बुल ट्रैक पोर्टफोलियो को हमारी वेबसाइट bulltrack.in को विजिट करके या स्क्रीन पे दिए हुए नंबर से हमसे कांटेक्ट करिए। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. अब आइए एक दूसरे इंडिकेटर की बात करते हैं, क्रेडिट स्प्रेड। तो क्रेडिट स्प्रेड क्या होता है? जो कॉर्पोरेट बॉन्ड यील्ड होते हैं और गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड होते हैं, हम जानते हैं कि ये बहुत सेफ होते हैं और ये थोड़े रिस्की होते हैं, क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस खराब होगा तो वो फिर आपको जो बॉन्ड का इंटरेस्ट है वो नहीं देगी। तो इसका जो गैप होता है ना, ये हमें बताता है कि कितना डेट मार्केट में रिस्क है। अगर गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड ज़्यादा होते हैं तो इसका मतलब है कि वहाँ पर रिस्क का प्रीमियम, मतलब रिस्क बढ़ रहा है, तो ये गैप कम होना चाहिए। तो डेट मार्केट स्ट्रेस इंडिकेटर इज बेस्ट मेजर्ड बाय क्रेडिट स्प्रेड। तो क्रेडिट स्प्रेड से हम डेट मार्केट में कितना रिस्क है उसको मेजर करते हैं। द एक्स्ट्रा इंटरेस्ट इन्वेस्टर्स डिमांड टू होल्ड रिस्की कॉर्पोरेट बॉन्ड्स ओवर सेफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स। अब आप एक चीज़ बताइए कि अगर मेरे पास पैसा लगाना हो तो मैं इसमें लगाऊंगा कि इसमें लगाऊंगा? अब यहाँ पर रिस्क है, यहाँ पे तभी लगाऊंगा जब ये मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट लेगा। अगर मुझे रिस्क ज़्यादा दिखेगा तो मैं यहाँ पर ज़्यादा इंटरेस्ट मांगूंगा, यहाँ पर मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर हमें क्या सिचुएशन देखने को मिल रही है? अगर हम यूएस मार्केट्स की बात करें तो क्रेडिट स्प्रेड जो है टाइट है, 270 बेसिस पॉइंट का है। स्ट्रेस लेवल वेरी लो, ओके। प्राइस फॉर परफेक्शन, इन्वेस्टर्स सी ऑलमोस्ट जीरो रिस्क ऑफ रिसेशन। अभी देखिए पिछले साल तक रिसेशन की काफ़ी बातें हो रही थी, कई इंडिकेटर्स वहाँ पॉइंट कर रहे थे, हमने भी बात की थी। आज रिसेशन की बात नहीं हो रही है और रिसेशन के जो भी उसके पैरामीटर्स थे उसके आगे जाकर यूएस के इकॉनमी में ग्रोथ भी हमें देखने को मिला है। तो फिलहाल अभी रिसेशन की कोई बात नहीं कर रहा है। इंडिया में अगर हम देखें तो स्टेबल टाइट है, स्ट्रेस लेवल लो है, अभी भी हमारे यहाँ कोई डिफ़ॉल्ट का सीन होता हुआ नहीं दिख रहा है। कॉर्पोरेट बैलेंस शीट्स आर क्लीन, क्योंकि जितने भी प्रमोटर लोग थे उन्होंने अपना आईपीओ निकाल कर पैसे वैसे बैंक में रख लिए हैं, कोई केपेक्स कर नहीं रहे हैं, तो उनकी बैलेंस शीट अभी बिल्कुल पक्की है, कोई डिफ़ॉल्ट करने वाला नहीं है। साथ में वो कंपनी से लोगों को निकाल रहे हैं, नए लोगों को हायर नहीं कर रहे हैं, तो उनकी बैलेंस शीट पक्की है। यूरोप की बात करें तो टाइट है, वहाँ पे भी जो है काफ़ी लो स्ट्रेस है, क्योंकि यूरोप में वैसा ग्रोथ भी हमें नहीं देखने को मिल रहा है, काफ़ी कम कंपनीज वहाँ पे ग्रोथ हो रही है। तो डिस्पाइट वीक इकोनॉमिक ग्रोथ कंपनीज आर नॉट डिफॉल्टिंग, ओके। चाइना वाइड बट स्टेबलाइजिंग, यहाँ पे थोड़ा रिस्क है, लेकिन वहाँ पे जो कि स्टेट कंट्रोल होता है तो एग्रेसिवली उसे कंट्रोल कर रहे हैं। मॉडरेट रिस्क यहाँ पर है। और प्रॉपर्टी सेक्टर में पेन है, तो प्रॉपर्टी सेक्टर पेन इज क्रॉनिक बट कंटेन्ड, इट्स नो लॉन्गर एक्यूट पैनिक। तो चाइना के मार्केट्स में जो प्रॉपर्टी रियल एस्टेट सेक्टर है वहीं पर खाली स्ट्रेस हमें दिख रहा है। कोरिया में भी नॉर्मल है, लो है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डेट मार्केट जिसकी वजह से हमें बड़े बड़े क्रैश देखने को मिले, इनफैक्ट 2008 का क्रैश इसी वजह से हुआ था, वहाँ वो रिस्क हमें इस वक्त ग्लोबल मार्केट्स में नहीं दिख रहा है। अब एक दूसरे इंडिकेटर को देखते हैं जो कि एक रिसेशन का, क्रैश का इंडिकेटर होता है, यील्ड कर्व स्प्रेड। इसमें क्या होता है कि हम एक लॉन्ग टर्म का बॉन्ड लेते हैं, एक शॉर्ट टर्म का बॉन्ड लेते हैं, उसके डिफरेंस को मेजर करते हैं। यूजुअली हम यहाँ पे 10 साल या 1 साल का लेते हैं, यहाँ पे 10 साल या 1 साल, कई दफ़े हम यहाँ पे 30 ईयर्स का लेते हैं, यहाँ पे 10 ईयर्स का लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पे 10 ईयर और 1 ईयर का देखें तो क्या हमें देखने को मिल रहा है? तो यहाँ पे निफ्टी में अगर हम देखें सो नॉर्मल दिख रहा है, नैस्डैक में भी नॉर्मल दिख रहा है, डैक्स में भी नॉर्मल दिख रहा है, कॉस्पी में भी नॉर्मल दिख रहा है। और अगर निक्केई को छोड़ दें, क्योंकि वहाँ पर थोड़ी येन की प्रॉब्लम चल रही है, ओवरऑल यहाँ पर भी फिलहाल कोई रिस्क होता हुआ हमें नहीं दिख रहा है। अब लेवरेजिंग की बात करते हैं, ये भी एक क्रैश का इंडिकेटर होता है। लेवरेजिंग यानी कि मैं उधार लेकर इक्विटी मार्केट में पैसा लगा रहा हूँ, तो इक्विटी मार्केट का शेयर गिरेगा तो फिर जो मैंने लोन लिया हुआ है वो उसमें भी इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये
एक बुल मार्केट के पीक का इंडिकेशन होता है। तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है? नैस्डैक में अगर हम देखें तो इक्विटी मार्केट में लेवरेजिंग उतनी नहीं है, लेकिन डेरिवेटिव्स मार्केट में काफ़ी ज़्यादा है। तो ये असली पिक्चर को हमें बता नहीं रहा है, क्योंकि वहाँ पे ऑप्शंस मार्केट जो जिसे हम ज़ीरो DTE ऑप्शंस कहते हैं, मतलब जो ज़ीरो डे एक्सपायरी होती है, सेम डे एक्सपायरी होती है, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा काम हो रहा है और उसकी वजह से जो असली रिस्क है वो समझ में नहीं आ रहा है। निफ्टी 50 में अगर हम देखें तो रिस्क लेवल हाई है। रीज़न क्या है? हम जानते हैं कि एक तो FNO में भी काफ़ी सट्टेबाजी होती है, यहाँ पर हर कोई करता है, कर करके रील भी बनाता है, और साथ में आप देखिए कि जो हमारे जो इक्विटी में MTF है उसकी बुक भी जो है ऑल टाइम हाई के लेवल के आसपास है। तो काफ़ी ज़्यादा स्पेकुलेशन हो रहा है। आप देखिए उसका इम्पैक्ट देखिए, पिछले 2 सालों से, हम 2024 से देख रहे हैं, हर कोई MTF कर रहा है। कितने सारे रिटेल वालों ने MTF में स्टॉक लिए, अब वो स्टॉक अंधाधुंध गिर रहे हैं, तो किस तरीके की उन्हें लॉसेस हो रही हैं। तो ये भी एक इंडिकेशन होता है, और इसका हमें कम से कम हम ये कह सकते हैं कि इंडिया में ये हाई रिस्क के सिचुएशन पे पहुंच गया। कॉस्पी की बात करें तो यहाँ पर भी थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन हाई पे नहीं है। रिकॉर्ड हाईज आर फ्यूल्ड बाय बोरोड ऑप्टिमिज्म, और वहाँ पे जो टॉप की उनकी 5-6 कंपनीज हैं उनमें काफ़ी सारा पैसा वो लगा रहे हैं, उनको काफ़ी उन कंपनीज पर भरोसा है, जैसे कि सैमसंग, SK हाइनिक्स, हुंडई, इन जो कंपनीज हैं इन पर वहाँ के लोगों को काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है, और इन कंपनीज ने काफ़ी ज़्यादा उन्हें रिटर्न भी दिया है, तो काफ़ी वहाँ पर इन्वेस्टमेंट हो रहा है। हैंगसेंग में अगर हम देखें तो यहाँ पर काफ़ी जो रेगुलेटर है वो अपने मार्केट्स को बचाने के लिए उस पर वो एक्शन ले रहे हैं और लेवरेजिंग को कम कर रहे हैं, तो ये फिलहाल सेफ जोन पर है। निक्केई में जो हम येन कैरी ट्रेड की बात करते थे कि वहाँ से येन लिया और दुनिया भर में लगाया, वो बंद हो रहा है, तो इसकी वजह से थोड़ा वहाँ पर अभी वार्निंग लेवल पर है। और यूरोप भी यहाँ पर कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि जो भी इन्वेस्टमेंट होता है वो कैश के थ्रू होता है। तो यहाँ पर भी अगर आप देखें रिस्क हैं, यहाँ पर हम नहीं इग्नोर कर सकते कि रिस्क नहीं है। कम से कम ये जो 3 मार्केट हैं, कोरिया, हमारा इंडिया और नैस्डैक, जिसमें से 2 AI के मार्केट्स हैं, यहाँ पर बड़ा रिस्क हमें दिख रहा है। अब आइए शॉर्ट पोजीशंस की बात करते हैं। तो लोग कह रहे हैं AI से ही क्रैश होगा, AI की कंपनी की वजह से ही दुनिया भर के बाजार गिरेंगे। तो यहाँ पर अगर बाज़ारों को गिरना है, वहाँ पे कुछ बड़ी प्रॉब्लम है, तो शॉर्ट की पोजीशंस बननी चाहिए। अब यहाँ पर हमने जो 3 बड़े स्टॉक्स हैं, जिसमें से एक टेस्ला का तो बहुत हाई PE है, उनका हमने शॉर्ट पोजीशंस लिया है। ये थर्सडे तक की शॉर्ट पोजीशंस हैं, क्योंकि फ्राइडे वहाँ पर बंद था और आज का भी तो डेटा, अभी वहाँ के मार्केट्स खुले नहीं हैं। तो अगर मैं शॉर्ट पोजीशंस को देखूं तो अगर पैलेंटियर, हम जानते हैं कि ये US का बड़ा AI का स्टॉक है, और यहाँ पे अगर हम देखें तो शॉर्ट पोजीशंस तो बढ़ती हुई हमें नहीं दिख रही है, इनफैक्ट थोड़ी कम होती हुई दिख रही है, ये फ्लैट है। ओके, अगर हम एनवीडिया की बात करें, जो कि AI का एक सिंबल है, एक जिसे हम कहते हैं कि एक हीरो है, वहाँ पर क्या सिचुएशन देखने को हमें मिल रही है कि वहाँ पर भी थोड़ा सा यहाँ राइज हुआ है, बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है, कुछ भी अलार्मिंग यहाँ पे नहीं है। अल्फ़ाबेट की अगर हम बात करें तो अल्फ़ाबेट में थोड़े शॉर्ट्स बड़े हैं, लेकिन कोई इतना बड़ा यहाँ पे शॉर्ट्स नहीं बढ़ा है। आप देखिए जो यहाँ पे था लगभग उसी लेवल पर पहुँचा है। और टेस्ला की अगर बात करें तो देखिए इतने हाई वैल्यूएशंस पर ट्रेड हो रहा है, तो ये भी फ्लैट पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर भी कोई AI क्रैश के इंडिकेशंस हमें होते हुए नहीं दिख रहे हैं। सो व्हाट इज द कंक्लूजन? क्या ग्लोबल मार्केट्स क्रैश होने वाले हैं? देखिए हमने उन की इंडिकेटर्स को देखा और वहाँ पर अभी भी कोई अलार्मिंग साइंस हमें नहीं दिख रहे हैं कि दुनिया भर के बाज़ारों में क्रैश होने वाला है। हाँ, हम इस बात को इग्नोर नहीं कर सकते कि जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, वॉर का जो सिचुएशन बन रही है, जो टैरिफ की सिचुएशन बन रही है, उसमें हमें मार्केट में गिरावट देखने को मिल सकती है, और अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल सकती है। अगर तो कोई बड़े स्केल का कोई वॉर नहीं होता है, और मैं वॉर का मतलब जो फिजिकल वॉर्स हैं, मिलिट्री वॉर्स हैं, और जो
ट्रेड वॉर्स है उसकी अगर हम बात करें, तो अगर ये कोई बड़े स्केल पर नहीं होता है तो चांसेस हैं कि सूनर और लेटर कुछ दिनों में या हफ्तों में ये रिकवर हो जाएगा। लेकिन अगर ये ट्रेड वॉर बढ़ता है और मिलिट्री वॉर बढ़ता है तब फिर हमें बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। फिलहाल आज के दिन मैं आपके साथ ये कह सकता हूँ कि जो भी मार्केट्स में हमें फॉल देखने को मिल रहा है वो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से देखने को मिल रहा है। इंडियन मार्केट में जो गिरावट देखने को हमें मिल रही है वो हमारी खुद की प्रॉब्लम्स की वजह से देखने को मिल रही है। अब आइए मार्केट की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि मार्केट्स में हमें क्या देखने को मिल रहा है। तो आज पहले हम सेंटिमेंट ट्रैकर को देखेंगे, यहाँ हमें क्या देखने को मिल रहा है। कल मॉडरेटली बेरिश की सिचुएशन में था, पहले बेरिश में था, फिर थोड़ा सा रिकवरी कल दिखी और आज फिर हमें बेरिश टेरिटरी पर आता हुआ दिख गया है। बैंक निफ्टी में भी हम देख रहे हैं कि अब वापस से ये बेरिश टेरिटरी पर आ गया। हमने कल की वीडियो में आपके साथ शेयर भी किया था कि बैंक निफ्टी ज़्यादा वीक हमें दिख रहा है, जबकि कुछ दिन पहले तक बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ दिख रही थी। तो आज वो बेरिशनेस और बढ़ी है जो सेंटिमेंट ट्रैकर के हिसाब से। अब आइए आज का डेटा देख लेते हैं, वहां पर हमें क्या देखने को मिल रहा है। तो आज 28 जनवरी है और हम जो हमारा टारगेट कल के दिन हमने शेयर किया था 25,200 उसको भी तोड़ के जो मार्केट क्लोजिंग के आसपास थोड़ी रिकवरी हमें देखने को मिली है। क्लोजिंग हमें 25,232 के आसपास मिली और हम 353 पॉइंट्स के करीब हमने लूज कर दिए हैं। अगर आप देखिए तो मोटा मोटा 1000 पॉइंट के करीब हमने रिसेंट हाई से अचानक से ही लूज कर दिए, किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। अगर हम वॉलेटिलिटी की पिक्चर देखें तो देखिए, जैसा कि हमने, अगर आप हमारे वीडियोस देख रहे हैं, हमने आपके साथ शेयर किया था कि जब ऑल टाइम हाई लेवल पर आईवी चले गए थे, हमने आपके साथ शेयर किया था कि ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये एक बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम का इंडिकेशन है और ये एफआईआई का बड़ा गेम है और अब वो हमें होता हुआ मार्केट में दिख रहा है। तो उन्होंने जो लोअर वोलेटिलिटी में उन्होंने भर के पुट्स खरीदी हैं और अब उसका फ़ायदा उठा रहे हैं और अब वापस से जितना आईवी बढ़ेगा उतना ज़्यादा उनको प्रॉफिट भी होगा। और वही विक्स में भी कहानी हमें देखने को मिल रही है कि अब ये 12% के ऊपर आ गया है। पुट कॉल रेशियो में ह्यूज ड्रॉप हमें देखने को मिला है। कल के दिन मार्केट गिरा था, मार्जिनल राइज देखने को मिला था, थोड़ी होप दे रहा था, लेकिन यहाँ पर ऐसा लगता है कि रिटेलर्स ने जो पुट्स को शॉर्ट किया था इसलिए पुट कॉल रेशियो में राइज देखने को मिला। आज फिर यहाँ पे ड्रॉप देखने को मिला। अगर हम फ्यूचर्स के ओआई पोजीशंस की बात करें तो यहाँ पर फिर बड़ा ओआई एडिशंस हुआ है। जो ट्रेंड हम देख रहे हैं कि जब भी मार्केट गिरता है बड़ा ओआई ऐड होता है, वही देखने को मिला। नेक्स्ट मंथ में भी 12,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं और प्रीमियम कल तो ये डिस्काउंट में आ गया था निफ्टी फ्यूचर, आज काफ़ी राइज देखने को मिला, करीब 40 पॉइंट्स और नेक्स्ट मंथ में भी लगभग उतना ही राइज देखने को मिला है। तो ये हमें थोड़ा एक इंडिकेट कर रहा है कि थोड़ी सी ज़्यादा गिरावट हो गई है मार्केट में, टेक्निकल बाउंस की पॉसिबिलिटी को इंडिकेट कर रहा है। और अब देखिए कितना हाई टर्नओवर आज हुआ है। तो ये जो सेलिंग हो रही है ना, ये ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत जल्दीबाजी में सेलिंग कर रहा है और बजट आने वाला है। बजट आने से पहले इतनी सेलिंग का क्या मतलब है? क्या इन्वेस्टर्स ने सारे होप्स को लूज कर दिया है? अब देखिए लगातार हाई टर्नओवर हमें देखने को मिल रहा है और मार्केट्स नीचे आ रहे हैं। एडवांस डिक्लाइन रेशियो, अब इसके बारे में क्या ही बात करें, सिर्फ 540 स्टॉक्स यहाँ पर रहे, बाकी के डाउन रहे और एफआईए के इंडेक्स शॉर्ट पोजीशन भी उन्होंने कल के मुताबिक, परसों के मुताबिक कल बढ़ाई थी। आज का डेटा अभी नहीं आया है। तो ये डेटा क्या इंडिकेट कर रहा है? डेटा हमें बेरिशनेस इंडिकेट कर रहा है, लेकिन एक शॉर्ट टर्म का छोटा मोटा बाउंस भी इंडिकेट कर रहा है। अब ये चार्ट्स की तरफ चलते हैं और पता करने की कोशिश करते हैं कि वहां से हमें क्या क्लोज मिल रहा है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे वीडियोस देख रहे हैं तो हमने 25,800 के लेवल के आसपास आपको शॉर्ट इनिशिएट करने का सजेस्ट किया था। कल की वीडियो में हमने आपके साथ शेयर किया था कि ये जो फॉल हो रहा है ये 25,200 के आसपास आके रुकेगा। लगभग आज इंट्राडे में इसने उसको उस लेवल को तोड़ा और फिर हल्की रिकवरी हमें होती हुई दिखे 25,232 पे। तो प्रश्न ये उठता है कि अभी करना क्या है? तो जो भी डेटा पॉइंट्स है, इंडिकेटर्स है, वो हमें इंडिकेट कर रहे हैं कि अभी सेलिंग खत्म नहीं हुई है। लेकिन
इस बात को भी हम नकार नहीं सकते कि सेलिंग थोड़ी ज़्यादा हो गई है शॉर्ट टर्म में, और जो एक टेक्निकल बाउंस के लिए एक जगह बनाती है। तो ऐसा पॉसिबल है कि एक छोटा मोटा बाउंस एक दिन का या इंट्राडे में हमें देखने को मिल जाए, मार्केट्स थोड़े ग्रीन में आते हुए दिख जाए। इसलिए यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। आप अपने शॉर्ट्स को बेशक कैरी करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है फ़िलहाल, लेकिन जहाँ पर भी ग्रीन आपको दिखे मार्केट में, प्रॉफिट्स को बुक कर लीजिए। ऑलरेडी हम यहाँ पर करीब करीब 400 से 500 पॉइंट का प्रॉफिट हम ले रहे हैं, तो बेटर होगा कि अपने प्रॉफिट्स को हम प्रोटेक्ट करें और चांसेस ना लें। और मार्केट में अपॉर्चुनिटी हमेशा आती ही रहती है, तो अगर आप फर्दर फॉल को भी मिस कर देते हैं तो इसमें रिग्रेट होने की ज़रूरत नहीं है। तो सिंपल स्ट्रैटेजी है, ग्रीन दिखे पोजीशन कट। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और आपको क्या लगता है, क्या ग्लोबल मार्केट्स में अब क्रैश आने वाला है? अपना फीडबैक शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके फीडबैक से भी हम बहुत कुछ सीखते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।